हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ढाका से क्लासेस। तो साथियों, आप सबको पता है कि एचएल डेली में 15 से 20 मिनट की वीडियो डालते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है पीएन जंक्शन, पीएन संधि। तो ठीक है साथियों, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता होगा। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, 1 लाइन क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो साथियों, आगामी एग्जाम डीआरडीओ, यूपीपीसीएल तथा एमपीडीओ उन सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास, ठीक है। तो देख पा रहे साथियों मेरे डेस्कटॉप पे आप कि यदि पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ जिसमें एक क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त हो उसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। मतलब पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन किसे बोला जाता है, तो जहां पे एक क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, पीएन जंक्शन कहा जाता है या फिर कहलाता है, ठीक है ना। देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि सामान्य रूप से एक पी टाइप और एन टाइप पदार्थ पास लाकर जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन पाता क्योंकि इसमें एक एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं हो पाता है ना, इसीलिए, ठीक है। आगे देख पा रहे साथी क्वेश्चन है अपना कि संधि बनने पर पी भाग में, मतलब जो पी एरिया होता है उस क्षेत्र में क्या होता है, होल होता है, तथा जो एन होता है ना वहां पे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। पी में क्या होता है, होल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तथा जो एन होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है, संधि के दोनों ओर जो जंक्शन होता है ना उसके दोनों ओर आवेश घनत्व समान न होने के कारण संधि पर विसरण की क्रिया होती है तथा पी का होल, मतलब पी से क्या होगा, होल निर्माण होता है तथा एन पदार्थ में क्या होता है, एन का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तथा पी पदार्थ में विसरित हो जाते हैं। संधि के पास विपरीत आवेश समान मात्रा में आ जाते हैं और उदासीन न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है साथियों। आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसका डायग्राम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, पीएन जंक्शन की अवस्था, मतलब जो पीएन जंक्शन होता है ना उसकी अवस्था कैसी होती है। तो साथियों देख पा रहे पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से संयोजित करने में क्या होती है, 2 मेथड होती है, मतलब 2 विधि। जो पीएन जो जंक्शन डायोड होता है उसको बैटरी से संयोजित करने की क्या होती है, 2 मेथड होती है। कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे डायग्राम में साथियों, इसमें आपको दिख पा रहा है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है अपना कि फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि का पी सिरा, फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तो उसमें पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे, मतलब कि एनोड, ठीक है, सिरे से तथा एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक, मतलब कि कैथोड सिरे से संयोजित किया जाता है। पता होगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। आगे देखिए इस अवस्था में डायोड में, क्वेश्चन बोलना चाह रहा साथियों कि इस अवस्था में डायोड में धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह पी से एन की ओर होता है, ठीक है, मतलब कि होल से इलेक्ट्रॉन की ओर होता है, ठीक है। आगे देखिए बैटरी में धन सिरा पी, मतलब कि जो पी लिखा गया उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा बैटरी के धन सिरा पी के होल को जंक्शन के पार भेजता है, ठीक है। फिर से पढ़िए साथियों, समझ में आएगा। वो बैटरी के धन सिरा पी के होल को जंक्शन के पार भेजता है जिसे एन मतलब जो नेगेटिव सिरा होता है ना, एन का ऋण सिरा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है अपना कि उसी प्रकार बैटरी के ऋण सिरा एन के इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पार ढकेलता है जिसे पी का पॉजिटिव सिरा जो होल होता है ना सिरा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है अपना कि जब डायोड अग्र अभिन्नत, मतलब कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में होता है तो डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है साथियों। कब कम होता है, जब क्या होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है साथियों, कम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है, जब पीएन जंक्शन साथियों फॉरवर्ड बायस में रहता है तो डिफ्लेक्शन रीजन की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, जब डायोड अग्र अभिन्नत, मतलब कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में होता है तो डायोड का जो प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और नीचे इसमें लिखा है कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो डिफ्लेक्शन रीजन, जो डिफ्लेक्शन रीजन होती है ना की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें, डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है
डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है तो जो फॉरवर्ड करंट है ना एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सपोज दैट आपका जो डायोड है उसका अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो जो फॉरवर्ड करंट है ना उसके साथ क्या घटित होगा, तो वह क्या होगा दोस्तों, एक्सपोनेंशियली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अग्र बायस में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोधी मतलब कि बैरियर पोटेंशियल, बैरियर देखिए इसमें लिखा बैरियर का विरोध करती है तथा बैरियर के विपरीत होती है तो जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए फॉरवर्ड बायस में केवल मेजॉरिटी कैरियर के कारण फॉरवर्ड करंट होती है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा है, देखिए फॉरवर्ड बायस में केवल मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही फॉरवर्ड करंट क्या होती है, करंट होती है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। ठीक है, अब जानेंगे साथियों, क्वेश्चन आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इफेक्ट मतलब जो टेम्परेचर का फॉरवर्ड में क्या इसका होगा इफेक्ट। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप फॉरवर्ड करंट बहुसंख्यक, क्वेश्चन बहुत अच्छा साथी, फॉरवर्ड बायस बहुसंख्यक मेजॉरिटी कैरियर पर निर्भर करता है लेकिन मेजॉरिटी कैरियर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। साथियों पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिखा है, देख पा रहे हैं आप कि माइनॉरिटी कैरियर करंट को लीकेज करंट या उष्मीय धारा कहते हैं। जो माइनॉरिटी होता है कैरियर करंट को लीकेज करंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, उष्मीय धारा कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो साथियों आप देख पा रहे जैसे कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो लीकेज करंट होती है ना उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट और थर्मलिक जनरेटेड करंट भी कहा जाता है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लीकेज करंट को माइनॉरिटी कैरियर करंट और या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर थर्मलिक जनरेटेड करंट भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, जो अपना जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम आपको पता होगा अपना पेवर सेमीकंडक्टर है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 32 होता है, पता होगा। ठीक है, तो जर्मेनियम का लीकेज करंट का इसमें दर्शाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू ए में लिखा हुआ है। ठीक है, म्यू एम्पियर में। ठीक है, तथा सिलिकॉन जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, प्योर सेमीकंडक्टर है तथा इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, इसका जो लीकेज करंट दोस्तों एन एम्पियर में दर्शाया जाता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर बढ़ने से, जो 1 डिग्री का टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा, वीडी देखिए यहाँ पे घटता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप कितना घटेगा, यहाँ पे लिखा बाय 2.5 मिली वोल्ट इसमें लिखा हुआ है साथियों, और ये लिखा हुआ है बाय 2 मिली वोल्ट से न्यू। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ता है बाय कितना दिया साथियों, 7%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना साथियों रिवर्स बायस और ब्लॉक बायस और बेक। ठीक है, बिक्स, तो इसके बारे में जानते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ये प्लेटफॉर्म बुक है ना। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि रिवर्स बायस स्थिति में पी को बैटरी के माइनस मतलब कि नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पता हो फॉरवर्ड बायस में जो पी होता है धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तथा रिवर्स बायस स्थिति में जो पी होता है ना, अपना जो डायोड होता है उसका पी सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, जिसके कारण पी जो होता है आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण पी मतलब कि जो होल और एन मतलब कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ध्रुव के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को नहीं पार कर पाते, क्यों नहीं कर पाते भी यहाँ पे बताया गया। देखिए जिसके कारण देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल क्या है जंक्शन को नहीं पार कर पाते, जिसके कारण रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जो रिवर्स बायस में क्या होती है, करंट क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में जो प्रतिरोध होता है उसका क्या होता है,
बहुत अधिक होता है, किसका, डायोड का। तो इसमें क्या आ जाएगा, डायोड का प्रतिरोध अधिक आ जाएगा। साथियों छोटी छोटी बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना, मेजॉरिटी कैरियर के रिवर्सिबल स्थिति में कुछ रिवर्स करंट प्रवाहित होती है। मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर के रिवर्स बायस में, ठीक है, स्थिति में कुछ क्या है, रिवर्स करंट क्या होती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो डिफ्लेक्शन विथ बढ़ जाते हैं और बैरियर वोल्टेज भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि जंक्शन वोल्टेज, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वी ओ प्लस के आर वी आर बी, ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इसमें, जानेंगे साथियों नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते उठते, ठीक है। देख पा रहे आप इसके डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। जब किसी डायोड में धारा का प्रभाव फॉरवर्ड बायस स्थिति, मतलब फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है तो पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब किसी डायोड में धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है तो पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कुछ समय पश्चात जब सप्लाई वोल्टेज का मान बैरियर पोटेंशियल से अधिक हो जाता है तो करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे देखिए फॉरवर्ड बायस का वह वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट का प्रवाह अचानक तेजी से बढ़ने लगता है वह नी पॉइंट नी वोल्टेज कहलाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, इस बेस पे अपना वहाँ क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, जिस पर डायोड में करंट का प्रवाह अचानक तेजी से बढ़ने लगता है उसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, नी वोल्टेज वह कहलाता है। तो देखिए इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, डायोड एक नॉन लीनियर मतलब कि साथियों गैर रैखिक डिवाइस है, क्योंकि प्राप्त इसका जो इन्होंने ग्राफ बनाया था उसके अनुसार बता रहा है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है कि डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। बैरियर वोल्टेज जो मतलब पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होता है ना, तो यहाँ पे उन्होंने देखिए जर्मेनियम का कितना होता है माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा 0.3 वोल्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोलना चाह रहा साथियों, और जो सिलिकॉन होता है ना उसका बैरियर वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन के लिए, ये दिया हुआ है 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, दिख पा रहे हैं आपको, ठीक है। आगे देखिए नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम, जो जर्मेनियम का नी वोल्टेज होता है 0.1 से 0.5 वोल्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें, टिपिकल वैल्यू इसमें बोला सकते हो 0.3 वोल्ट होती है। तो नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन के लिए क्या होता है, यह होता है साथियों 0.5 से 0.9 वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जर्मेनियम का पूछता है नी वोल्टेज तो आपको बताना चाहते हैं 0.1 से लेकर 0.5 के लिए, मतलब कि उसका कम होता है, और जो सिलिकॉन होता है उसका 0.5 से 0.9 तक होता है। तो टिपिकल वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है, मतलब कि जो अपना सिलिकॉन होता है ना उसका अधिक होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इस पे। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ने पर नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज का मान घटता है। जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज का जो मान होगा ना वह क्या होता है साथियों, घटता है। आगे देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री बढ़ने से नी वोल्टेज डिक्रीज बाय 2.5 वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया ना भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज कट इन वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। तो 1 डिग्री बढ़ने से नी वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज बाय कितना होगा 2.5 वोल्ट होता है। साथियों ये जो मतलब डाटा दिया गया इसे याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या कहलाता है। कई बार आपको देखा होगा लिखा हुआ मिलता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, जानते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब डायोड रिवर्स बायस स्थिति में होता है, ठीक है, मतलब कि पश्च, ठीक है, तो जब डायोड रिवर्स बायस स्थिति में रहता है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि यह करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण और डायोड के नियत तापमान पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या निश्चित रहती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, देखिए
इस स्थिति में से प्राप्त करंट सैचुरेशन करंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट, क्वेश्चन बहुत अच्छा देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट में तेजी से बढ़ने लगता है। तो रिवर्स क्वेश्चन बोलना चला, देखिए रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है, फिर जेनर वोल्टेज या फिर एवलांची वोल्टेज कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, इसको तीन नामों से जाना जाता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, जेनर वोल्टेज या फिर एवलांची वोल्टेज बोला जाता है। तो कब बोला जाता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा, जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगती है। तो रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगे उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जेनरल वोल्टेज बोलते हैं, फिर एवलांची वोल्टेज कहलाता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है कि रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने पर, जब रिवर्स करंट क्या होगा, तेजी से बढ़ने पर के कारण कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो साथियों अच्छा लिखा हुआ है इसमें कि रिवर्स करंट अगर तेजी से बढ़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, डिफ्लेशन लेयर क्या होता है, डिफ्लेशन लेयर और डिफ्लेशन रीजन, देखते हैं इसके बारे में साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है तब तब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विचलित होते, मतलब कि जाते, ये पता होना चाहिए आपको। और जंक्शन के निकट मिलते तथा एक दूसरे को उदासीन करते हैं, इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाहते हैं इसके बाद साथियों कि रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया के कारण जंक्शन के निकट एक्सेप्टर परमाणु तथा डोनर परमाणु पर आवेश विहीन होने के कारण स्थिर हो जाते हैं। तो जंक्शन के निकट एक डिफ्लेशन रीजन का निर्माण होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, यह डिफ्लेशन रीजन के कारण पी के होल तथा एन के इलेक्ट्रिक जंक्शन के आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर परमाणु का विकर्षण करता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, 2-3 बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन के बैरियर, क्वेश्चन बोलना चाह रहा पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन में एक्सेप्टर और डोनर में परमाणुओं के कारण जो विभव बनता है साथियों, जैसे कि देखिए बहुत अच्छा इन्होंने डेफिनेशन लिखा है बैरियर पोटेंशियल का, पीएन जंक्शन का डिप्लेशन रीजन में एक्सेप्टर और डोनर परमाणु के कारण जो विभव बनता है ना, उसे बैरियर पोटेंशियल या फिर रोधक विभव कहते हैं, ठीक है साथियों। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, तो यह रोधक, देखिए इसमें लिखा है साथियों, यह रोधक विभव जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी कैरियर को जंक्शन के पार जाने से क्या करता है, रोकता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी कैरियर को जंक्शन के बाहर जाने से रोकता है। यदि जंक्शन के आर पार मेजॉरिटी कैरियर को प्रभावित करना हो तो वह क्या करता है साथियों, बैरियर पोटेंशियल से अधिक वोल्टेज देना होगा, ठीक है। तो जानते कितना होगा, तो नोट जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जर्मेनियम होता है उसका बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गया होगा ना कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जर्मेनियम, आगे देख पा रहे हैं आप, जर्मेनियम जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, मतलब कि जब इसको इतना वोल्ट मिल जाएगा तो यह इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है चलना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है।
और सिलिकॉन जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब जानते हैं भैया पीआईवी क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लिखिए, इसमें लिखा है शिखर उत्क्रम वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पीएन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा साथियों क्वेश्चन अपना कि पीआईवी होता है पिक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी डायोड की रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है। भैया कायम में रिवर्स बायस में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीआईवी डायोड की रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना किसी संधि को ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित की जा सके तो वह क्या कहलाती है साथियों, उसका क्या कहलाता है, वह ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, पिक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, पढ़िएगा बहुत अच्छे से इसमें कि पीआईवी डायोड की रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि को ब्रेक डाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जेनर डायोड। साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि जेनर डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते उठ के तथा इसका सिंबल जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे कैसा बनता है, कैसा होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कब वर्क करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनर डायोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे इसके बारे में, चलिए इसके पढ़ते हैं। आप तो देखिए पहली बात तो इसका सिंबल तो याद ही कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा सिंबल नहीं है। ठीक है, डायोड का, जेनर डायोड का। ठीक है, देखते साथ इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन परिपथ में किया जाता है। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जेनर डायोड का उपयोग कौन से परिपथ में या फिर कहां और क्यों किस लिए किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब उसने देखिए एक क्वेश्चन वहीं से उठाया, पहली बात तो आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन करता है, अब वो क्या करता है भैया, जेनर डायोड रिवर्स बायस में क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि फॉरवर्ड बायस में यह नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करता है। जब हम इसको परिपथ में फॉरवर्ड बायस की तरह यूज करेंगे साथियों, तो उस कंडीशन में जो जेनर डायोड होता है ना, वो क्या करेगा, अपना नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कि उसके तरह वह वो व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, यह स्रोत वोल्टेज में परिवर्तन होने पर भी लोड वोल्टेज को क्या करता है, यह नियत रखता है। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह स्रोत वोल्टेज जो अपनी होती है ना, उसमें परिवर्तन होने के बाद भी यह क्या करता है, लोड वोल्टेज को नियत रखता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यह पीएन जंक्शन डायोड होता है, पता होना चाहिए आपको, जैसे कि जिसे ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए स्पेशल डिजाइन किया जाता है। साथियों यह भी क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें देख पा रहे हैं आप, जो जेनर डायोड होता है ना, इसको पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसे ब्रेक डाउन रीजन में स्पेशल काम करने के लिए, ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए स्पेशल डिजाइन किया जाता है। अब देखते भैया इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जेनर डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तथा यह साथियों सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जैसे कि आप सबको पता है सिलिकॉन क्या एक प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, जेनर डायोड के लिए वीआई अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, तो जानेंगे इसके बारे में। देखते साथियों क्या दिया हुआ है उन्होंने, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उन्होंने डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है साथियों कि जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज रहता है तो करंट बहुत कम रहता है और जेनर डायोड का करंट 0 हो जाता है, 0 के बराबर होता है। किस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड, जब क्या होता है रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो तीनों पढ़िए साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा गया है, जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज रहता है तो करंट बहुत कम हो जाता है और जेनर डायोड का करंट क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जब रिवर्स बायस में वोल्टेज ब्रेकडाउन
जब रिवर्स बायस में वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो अचानक जेनर डायोड का करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथियों उन दो, ये जो इसके पहले का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, दोनों को याद कर लेने से एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, जब रिवर्स बायस में वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो, रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो साथियों, तो क्या होगा, वह अचानक जेनर डायोड का करंट बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। इक्वल टू आई जेड एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज करने पर ज्यादा से ज्यादा करंट डिवाइस से फ्लो करने लगता है, लेकिन जेनर डायोड के द्वारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसका नोट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज को पी क्षेत्र तथा एच क्षेत्र हाईली डोप, देखिए क्या लिखा है इसमें, जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज को पी क्षेत्र तथा एच क्षेत्र की डोपिंग में परिवर्तन करके 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना कि जेनर डायोड में पी और एन दोनों क्षेत्र हेवीली क्या करते हैं, डोप्ड मतलब डोपिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेनर डायोड की कार्यप्रणाली प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से संयोजी बल टूटने के कारण होती, क्यों होती भैया, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जेनर डायोड की कार्यप्रणाली प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, के प्रभाव से संयोजी बल टूटने के कारण होती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी, अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया टनल डायोड, कई बार इसका सिंबल पूछा जाता है, बताइए निम्न में से टनल डायोड का सिंबल कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे टनल डायोड का सिंबल, जेनर डायोड का क्या था, बस उसमें कुछ नहीं, ये ऐसा था, ठीक है। अब टनल डायोड में क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। देखिए पी है एन है, ठीक है, होल है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए एक अपना जो टनल डायोड होता है उसको ईसा की डायोड की भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछाएगा आपको कि निम्न में से ईसा की डायोड कौन सा है, तो वहां ढूंढना नहीं साथियों, आपको डायोड टनल डायोड लगाना है, ठीक है। ईसा की डायोड टनल डायोड दोनों क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि टनल डायोड में देखिए डी में देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, पीएन जंक्शन को हैवीली डोप्ड किया जाता है। देखिए डोपिंग सांद्रता कितनी होती है, 1:10 पर कितनी होती है, 3 की घात होती है। इसे गैलियम तथा आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जेनर डायोड होता है साथियों वो काय का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। उसी तरह जो अपना टनल डायोड होता है ना, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, गैलियम तथा आर्सेनिक का यूज किया जाता है तथा यह त्रिसंयोजी आपको पता है पदार्थ होते हैं। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन यह बहुत फास्ट स्विचिंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि यह बहुत फास्ट स्विचिंग करता है। तो स्विचिंग टाइम 10⁻⁻12 सेकंड होता है। मतलब कि दोस्तों कितना होता है, एक वर्ग पीको, मतलब पीको होता है, पीको आपको पता होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। जैसे कि आपको पता होगा नैनो पे क्या होता है, 10⁻⁻9 की घात होती है। उसी प्रकार जो पीको होता है साथ जो माइक्रो होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक। उसी प्रकार जो पीको होता है 10⁻12 की मतलब घात होती है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा 10⁻12 सेकेंड होता है। तो साथियों बहुत ही कम मतलब सेकंड में कर देता है, ठीक है। इतना मतलब स्विचिंग फास्ट होता है इसका, है ना। हम भी अपने घर पर इसका यूज किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन बहुत ही तो साथियों देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें नेरो डिफ्लेक्शन लेयर कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। आगे देखिए यह नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। देखिए साथियों यह नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा यह गैलियम आर्सेनिक तथा जर्मेनियम का बना होता है, इसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते। साथियों इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से बता दिया कि जो टनल डायोड होता है भैया उसमें सिलिकॉन का उपयोग करते ही नहीं, मतलब कि नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है यार, मत करो कोई बात नहीं यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी करो, ठीक है। इसमें कट इन वोल्टेज 0 के बराबर होता है। इसका जो टनल डायोड होता है ना, इसका कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है भैया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ के रखा होगा रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर, क्या करता है माय डियर फ्रेंड, रेक्टिफायर या एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, जिसके लिए हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर एससीआर जिसको बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में, देखिए दृष्टकारी
देखिए क्या बोल रहा माय डियर फ्रेंड, यह एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को डीसी वोल्टेज डीसी करंट में बदलने वाली युक्ति है, व्यक्ति को दिष्टकारी कहते हैं, या फिर एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, दिष्टिकरण कहलाता है। एसी को डीसी में या फिर रेक्टिफिकेशन कहलाता है माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए क्या बोलना चाहिए, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं साथी, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसके बेस पे साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भैया। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बोलना चाह रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर बोलता है इसमें एसी इनपुट के केवल एक अर्ध चक्र में हाफ साइकिल एक दिशीय यूनि डायरेक्शन या फिर डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, इसमें एसी इनपुट के केवल एक अर्ध चक्र में, मतलब जब इनपुट देते हैं हम एसी में 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है माय डियर फ्रेंड ट्रांसफार्मर में, इसके इनपुट में प्राइमरी में, तो वह बोलना चाह रहा है कि इसमें एसी इनपुट के केवल एक अर्ध चक्र में यूनिट डायरेक्शन या फिर देखिए यूनिट डायरेक्शनली या डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया माय डियर फ्रेंड, ऐसी सप्लाई दे दी है इसके प्राइमरी में तथा सेकेंडरी में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमको डीसी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों क्या बोलना चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से यह तो, क्योंकि रेक्टिफायर से आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो देख पा रहे हैं आप साथियों इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है यह, कि इसमें एक डायोड ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली और लोड रेजिस्टेंस RL के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सामने में डायग्राम गया तो उसमें देखना था कि इसमें एक डायोड जो होता है ना डायोड जो होता है ना ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और लोड रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, डायोड का एनोड पी सिरा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के साथ सिरा 1 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, देख पा रहे साथियों आप क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायोड का कैथोड सिरा लोड प्रतिरोध RL से तथा RL से दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे S2 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कुंडली 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वर्किंग देखेंगे क्या होता है भैया, यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में एसी सप्लाई दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्राप्त होने वाला एसी वोल्टेज वी मैक्सिमम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, जहाँ वी मैक्सिमम वोल्टेज का शिखर मान होता है। ठीक है, तथा ओमेगा 2 पाई एफ कोणीय आवृत्ति दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर ओमेगा अपान के 2 पाई हर्ट्ज में क्या हो जाएंगी, आवृत्ति हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन अपना, एसी सप्लाई प्राप्त एसी सप्लाई करने पर, एसी सप्लाई देने पर, एसी सप्लाई करने पर सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज का पोलैरिटी प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अपना, हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है बताया गया। ठीक है, क्या बताएगा साथियों देख पा रहे हैं आप, इस स्थिति में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा S1 निचला सिरा S2 के साथ धनात्मक रहता है तथा डायोड अग्रबाइश में हो जाता है, जिसके कारण इसे धारा का प्रवाह और लोड पर क्या होता है, लोड पर आउटपुट मिलता है। ठीक है, नेगेटिव सिरा देखेंगे क्या बोलना चाह रहा साथियों, नेगेटिव सिरा इसमें, इस स्थिति में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा S2 सिरे के साथ सापेक्ष ऋणात्मक रहता है अतः डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तथा क्या है साथियों देखिए खुला परिपथ की भांति व्यवहार करता है, इसलिए परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता और आउटपुट क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब जानेंगे माय डियर फ्रेंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है साथियों। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसमें क्या होता है साथियों, एक ही डायोड लगा हुआ होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, तो देख पा रहे हैं आप इसको, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, जो रेक्टिफायर्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, रेक्टिफायर की संख्या कितनी होती है, 2, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड होते हैं, और आपको बोलेगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर तो उसमें क्या होगा, 4 रेक्टिफायर हो गए, और बोलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर तो उसमें क्या होता है, एक अपना डायोड होता है। ठीक है,
याद होना चाहिए आपको, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें साथियों, इसमें एसी इनपुट वेव के दोनों अर्धचक्रों के लिए एक डीसी या फिर डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। आप देखिए साथियों डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ठीक है, आपको दिख पा रहा है इसमें, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। देखिए साथियों इसमें दिया गया है केस 1 धनात्मक अर्धचक्र में, इसमें क्या बताया गया है बताएंगे इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, बोलना चाह रहा है इसमें एसी के धनात्मक अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर का S1 सिरा, आपने भी डायग्राम देखा, के सापेक्ष धनात्मक होता है तथा जिससे डायोड D1 अग्रबाइश होता है तथा डायोड D1 से धारा प्रवाह सरलता से होने लगता है और आउटपुट लोड RL से मिलता है। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे आपको बता देना चाहिए, जो PDF है ना अपना इंटरनेट पे अवेलेबल है रुक्मणी प्रकाशन के नाम से। क्या है आपको साथियों इसका जो डायग्राम वगैरह है वो पूरा इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है अभी, मुझे पता है, तो आप प्लीज़ जाइए उस पर और उस पर आपको क्या इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप मतलब आसानी से आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो उससे ना। तो रुक्मणी प्रकाशन आप डालना गूगल पे, वहाँ पे आपको इसका PDF अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या था, मैं क्या बोल रहा था साथियों, इसमें आपको ट्रांसफार्मर में S1 सिरा O के सापेक्ष ऋणात्मक होने के कारण D2 रिवर्स बायस हो जाता है तथा अतः इससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। ठीक है, आगे देखिए साथियों ऋणात्मक सिरा, ये सब आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, नोट स्पेशल साथियों। देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एसी इनपुट के दोनों अर्धचक्रों के लिए लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह समान दिशा में होता है, अतः लोड प्रतिरोध एक दिशीय धारा प्रवाहित होती है। देखिए ठीक है, प्रवाहित होती है। अब देखेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखिए साथियों 1 2 3 4 ये क्या लगा हुआ है, 4 डायोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और ये अपना क्या ट्रांसफार्मर है ना, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर तो साथियों में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होगा। ट्रांसफार्मर अपना हार्ट है, अपने देखा जाए तो इसका क्या है मशीन अपना इसमें। ठीक है, हर बार वहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के गुण देख लेते हैं। क्या इससे क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में कि सेंटर ड्राइव ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें सेंटर ड्राइव ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसकी PIV का मान 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना में क्या होता है साथियों, आधा होता है। मतलब इसकी पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, पूर्ण तरंग मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर के अपेक्षा क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के दोष क्या होते हैं माय डियर, देख पा रहे साथियों इसमें 4 डायोड की क्या होती है, आवश्यकता होती है, पहली बात। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता किसके अपेक्षा, जो अपना फुल वेव का अपेक्षा। ठीक है, देखिए साथियों इसके कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर, इन सब के बारे में दिया है साथियों। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायोड की संख्या PIV में, देखिए इसमें 1 होती है, काय में हाफ वेव में, फुल वेव में 2 होती है और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होती है। ठीक है, RMS धारा ये देखिए Im/2 Im/√2 Im/√2। ठीक है, ये इसके बाद देखिए साथियों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसमें साथियों आपको एक चीज़ ये पूछता है कि यहाँ पे देखा रिपल फैक्टर कितना कितना होता है AC/DC में। ठीक है, DC में AC का होना चाहिए। तो देखिए हाफ वेव 1.21 होता है, फुल वेव का हो जाएगा 0.482 हो जाएगा और जो ब्रिज रेक्टिफायर 0.482 हो जाएगा। ठीक है, साथियों इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिकतम दक्षता मतलब कि हाफ वेव की कितनी होती है भैया, 40.6% होती है। फुल वेव की कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, 81.2% होती है तथा ब्रिज रेक्टिफायर की भी 81.2 होती है तथा ये साथियों ये जो यहाँ पे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके जो अपने न्यूटाइप्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 होते हैं, तो आपको पता होगा ना सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है अर्धचालक। और आप सबको पता है कि जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, चतुसंयोजी होते हैं, उनके अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके जो ये क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। ठीक है, तो साथियों आप भी इससे डाउनलोड करिए, बहुत अच्छी बुक है ये, PDF इसका अवेलेबल है, वो फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इसको डाउनलोड करने में। ठीक है, तो जाइए आप नेट पे इस पर गूगल पे लिखिएगा रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म की बुक आएगी। ठीक है, ऐसा आप परचेज करना चाहते हो आपको ऑनलाइन भी उसको 200 से 210 रुपये या फिर साथियों आपको 180 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है,
तो ठीक है साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, आप फिर कल मिलेंगे, ठीक है।